हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी का, और इंडियन इकोनॉमी में हम पढ़ रहे हैं पंचवर्षीय योजनाएं, यानी कि 5 ईयर प्लान्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले 3 वीडियोस आ चुकी हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनको जरूर देख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आप इनको देख लेंगे तो 5 ईयर प्लान और 5 ईयर प्लान के दौरान इससे जो भारत की आज़ादी के बाद की जो थोड़ी सी हिस्ट्री रही है, थोड़ी थोड़ी आपको समझ में आ जाएगी कि किस 5 ईयर प्लान किस चीज़ के दौरान आया और कैसे सवाल पूछा जा सकता है आपसे। तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझने के मिलेंगी। अगर आपने पिछली 3 वीडियोस नहीं देखी है तो उनको जरूर से जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको जितने भी टॉपिक है, जितना भी सभी 5 ईयर प्लान की क्या टारगेट रहा है, क्या हमने अचीव किया है, और किस 5 ईयर प्लान को क्या बोला जाता है, या कौन सा 5 ईयर प्लान किस मॉडल पर डिपेंडेंट है, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका सजेशन है, कोई भी आपका फीडबैक है, तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट जरूर कीजिएगा। मैं बताना चाहूँगा कि एफआरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, और आरओ सचिवालय का भी कंप्लीट प्रिपरेशन बैच चल रहा है। तो अगर आपने इसको ज्वाइन कर लिया तो इसको ज्वाइन करने से आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उत्तराखंड के अंदर, वो सभी आप कर पाएंगे। या यूपी पीसीएस में अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की, तो वहाँ की भी तैयारी आपकी बहुत ही अच्छे से हो पाएगी। सब चीज़ इसमें कवर की जा रही हैं। फुल प्रिपरेशन बैच ही चल रहा है। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप ले सकते हैं। डेली एमसीक्यू टेस्ट प्रैक्टिस चल रही है। आप इसके ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो सभी पीडीएफ्स हैं, ये आरओ सचिवालय के बैच वाले स्टूडेंट्स को मिल रही है। तो इन सबको ज्वाइन करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ हमने कवर कर ली हैं। आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमें 8th 5 ईयर प्लान से। इससे पहले 6th 5 ईयर प्लान, 7th 5 ईयर प्लान, ये हमने पिछली वीडियो में। उसके बाद जो फिर एनुअल प्लान आते हैं 1990, 1991 और 1992 में, ये हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। तो 8th 5 ईयर प्लान जो आता है वो 1992 से आता है, 1992 से लेकर 1997 तक। तो 8th प्लान प्रमोटेड दी मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। फिर इसमें वापस से, क्योंकि अब हम एलपीजी रिफॉर्म्स कर चुके हैं, भारत की इकोनॉमी को दूसरी देशों की अर्थव्यवस्था के लिए पूरी तरीके से खोल चुके हैं। और हमने कुछ चीज़ों में, अगर हम देखें तो कुछ चीज़ों में रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी, और उनके अलावा हमने किसी और सेक्टर में रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हैं। और सभी सेक्टर्स में दूसरी देश की जो कंपनीज हैं भारत में आके इन्वेस्ट कर सकती हैं, ट्रेड कर सकती हैं। इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ WTO ऑन 1 जनवरी 1995। तो WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना इंडिया 1 जनवरी 1995 को। इससे पहले WTO ना होके GATT हुआ करता था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि ये GATT क्या है ना। तो GATT क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और ये कब बना था, ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। द गोल्स वर टू कंट्रोल पॉपुलेशन। अब गोल्स क्या थे उस टाइम पे, 1992 से लेकर 1997 तक का जो 5 ईयर प्लान था, उसमें गोल ये थे कि तुम्हें पॉपुलेशन के जो ग्रोथ रेट है, कि जिस दर से जनसंख्या बढ़ रही है, उसको कंट्रोल करना है। गरीबी तो हटानी ही है, तो हमें ज़्यादातर हमेशा रहा ही है। जनरेट एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट है उसको जनरेट करना है। स्ट्रेंथन द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बुनियादी ढांचा है उसको बनाना है। मैनेज टूरिज़्म, टूरिज़्म को मैनेज करना है। फोकस ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि इंसान की बात की जा रही है। जो ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट है, यानी कि पढ़ाई के क्षेत्र में भी हमें काफ़ी अच्छा काम करना है, इस चीज़ की बात की जा रही है। इट ऑल्सो लेड एम्फेसिस ऑन इन्वॉल्विंग द पंचायत एंड नगर पालिकाज थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन। और इसमें पंचायत और नगर पालिका विशेषकर अगर हम कहें तो मेंशन आएगा, क्योंकि 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट 1992 में ही किए गए थे, और बाद में ये 1993 से फिर इम्प्लीमेंट होने शुरू हुए। तो जब ये 1992 में एक्ट किए गए थे ऐड, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के बाद, और 92 से 97 के बीच में ही हमारा नेक्स्ट 5 ईयर प्लान चल रहा है, 8th 5 ईयर प्लान चल रहा है। तो इस प्लान के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पंचायत और नगर पालिका किस तरह से काम करेंगी। एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई। 26% जो पैसा था, वो आउटले जो था पैसे का, वो एनर्जी सेक्टर के लिए किया गया। टारगेट ग्रोथ 5.6% थी, लेकिन
जो हमने प्राप्त किया वो 6.8% प्राप्त किया, यानी कि टारगेट से 1.2% ज़्यादा, जो कि भारत जैसे देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट आता है 9th 5 ईयर प्लान, 9वां पंचवर्षीय योजना जो थी, जो कि 1997 से लेकर 2002 के बीच में थी, जिस टाइम पे आई के गुजराल की सर की गवर्नमेंट आती है, उनके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट आती है, तो ये सब चीज़ें रही इस दौरान। इट मार्क्ड इंडियाज़ 50 ईयर्स सिंस इंडिपेंडेंस, 1997 में 2047 से 50 साल होते हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्राइम मिनिस्टरशिप संभाली। प्रधानमंत्री की जो पद था वो अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला। इट ऑफर्ड सपोर्ट फॉर सोशल स्फेयर्स टू अचीव कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। अब ये बात की जा रही थी कि हम किस तरह से कंप्लीटली गरीबी को ख़त्म कर सकें, एंड विटनेस द जॉइंट एफर्ट्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स इन गारंटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। द फोकस वॉज ऑल्सो टू बैलेंस द रिलेशनशिप बिटवीन रैपिड ग्रोथ एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द पीपल। अब फोकस क्या था? फोकस ये था कि हमें एक रिलेशनशिप बैलेंस करना है, जिससे कि हमारी रैपिड ग्रोथ यानी तेज़ी से हमारी विकास भी हो सके, और लोगों की ज़िंदगी की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उस पर भी ज़्यादा असर ना हो। मान लेते हैं कि हम इस तेज़ी से काम कर रहे हैं कि एक परिवार के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ हो रही है, लेकिन दूसरे परिवार को नुकसान हो रहा है। मान लेते हैं कहीं पे झुग्गी झोपड़ी है और वहाँ से आप 4 लेन 6 लेन हाईवे बना रहे हैं, तो जो गाड़ी में चलने वाला व्यक्ति है उसके लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन जो ज़मीन पर रहता था झुग्गी झोपड़ी बनाकर, उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना उसको करना पड़ सकता है। प्राइम फोकस ऑफ दिस प्लान वॉज टू इंक्रीज ग्रोथ इन द कंट्री। तो प्राइम फोकस क्या है, यानी कि जो मुख्य फोकस है इस प्लान का वो क्या था, 9th 5 ईयर प्लान का, वो ये था कि देश के अंदर जो विकास है वो किस तरह से बढ़ाया जा सके, विद एन एम्फेसिस ऑन सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। यानी कि समता को हम उसके अंदर हम रखना चाह रहे हैं कि समता होनी चाहिए। समानता तो होती है इक्वालिटी, और इक्विटी का मतलब है समता। द ऑब्जेक्टिव्स फर्दर इंक्लूडेड, अब ऑब्जेक्टिव्स और जो ऐड किए गए वो क्या थे, एम्पावरिंग सोशली डिसएडवांटेज्ड क्लासेस। जो सोशली डिसएडवांटेज्ड क्लासेस हैं, यानी कि जो अगर हम देखें सामाजिक रूप से जो वर्ग ऐसा रहा है जिसको पीछे करा गया है या जिसको नीचे दिखाया गया है, तो उसको आगे बढ़ाने की बात की गई। डेवलपिंग सेल्फ रिलायंस, यानी कि हम आत्मनिर्भर बने, एंड प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन इन द कंट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 9th 5 ईयर प्लान से पढ़ाई पे ध्यान दिया गया, और ये कहा गया कि प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी होनी चाहिए सभी बच्चों के लिए, यानी सभी अभिभावकों को, सभी पेरेंट्स को ये कहा गया कि आप अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में भेजेंगे, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो सरकारी स्कूल्स खुले हुए हैं उन सभी स्कूल्स में आप उन बच्चों को भेजेंगे। न्यू इम्प्लीमेंटेशन मेजर्स इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल एक्शन प्लान वर इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द 9th प्लान टू फुलफिल टारगेट्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम विद एडिक्वेट रिसोर्सेज। फिर जो SAP था, यानी कि स्पेशल एक्शन प्लान था, उसने क्या क्या एरियाज़ कवर किए, कई सारे एरियाज़ कवर किए, जैसे कि सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे की बात की गई, खेती की बात की गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, पानी की पॉलिसी की भी बात इसमें की गई। स्ट्रैटेजीज इंक्लूडेड एनहेंसिंग द हाई रेट ऑफ एक्सपोर्ट टू गेन सेल्फ रिलायंस, कि हम एक्सपोर्ट बहुत अच्छे से करेंगे जिससे कि हम सेल्फ रिलायंस पा सकें, आत्मनिर्भरता पा सकें। एफिशिएंट यूज़ ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज फॉर रैपिड ग्रोथ, और जो कम रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनका हम किस तरह से बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, ऑप्टिमल यूज़ करें, जिससे कि जो डिज़ायर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हमें मिल सके। टारगेट ग्रोथ रेट क्या है, वो 7.1% थी, लेकिन जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है वो 6.8% रही, यानी कि उम्मीद से कुछ कम रहा। और हम बहुत ही मॉडर्न टाइम में आ रहे हैं। 10th 5 ईयर प्लान की बात करें जो 2002 से लेकर 2007 के बीच में रहा, इस दौरान 2002-2003 के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे, और उनके बाद मनमोहन सिंह जी जो हैं वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। द फीचर्स ऑफ दिस प्लान वर टू प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ। अब इंक्लूसिव ग्रोथ यानी कि समावेशी विकास की बात की गई, तो जो समावेशी विकास की बात की गई वो किस प्लान के साथ की गई, वो 10th 5 ईयर प्लान के साथ की गई, एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। इसने कहा कि भाई 8% GDP ग्रोथ होना चाहिए एक साल में, और ये भी टारगेट रखा गया कि हम गरीबी को आधी कम कर देंगे, पॉवर्टी बाय हाफ, एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर 8 करोड़ लोग। 8 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की बात की गई, क्योंकि 10 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़ या 100 लाख, तो 80 मिलियन की बात की गई, यानी कि 8 करोड़ लोगों को नौकरियां देने की बात की गई। ये ध्यान दीजिए कि अगर सरकार कहती है कि वो नौकरी देगी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सरकारी नौकरी की बात कर रही है। 8 करोड़ पूरे देश में सरकारी नौकरी नहीं निकलेंगी। 8 करोड़ क्या होगा, 8 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे, चाहे वो किसी भी रूप में हो, एक छोटे से स्तर से लेके एक बहुत ही कम सैलरी के स्तर से लेके बहुत ऊंची सैलरी तक के स्तर के सभी तरह की नौकरियां डेवलप होती हैं जब 8 करोड़ 10 करोड़ या 50 लाख 60 लाख 80 लाख नौकरियों की बात की जाती है सरकार द्वारा। इट ऑल्सो एम्फेसाइज रिड्यूसिंग द जेंडर गैप, जो एजुकेशन के फील्ड में या वेज रेट के फील्ड में 2007 तक ये कहा गया
कि मान लेते हैं जो एक पुरुष की में सैलरी में और एक महिला की सैलरी में जो अंतर रहता है, मान लेते हैं कि एक एम्प्लॉई है जो नौकरी पे रखेगा और उसके पास एक ही काम को करने के लिए दो व्यक्ति आते हैं, एक पुरुष है और एक महिला है। तो ये स्वभाव रहता है, लोगों का नज़रिया रहता है कि उसी काम को करने के लिए पुरुषों को ज़्यादा सैलरी मिलती है, लेकिन उसी काम को करने के लिए महिलाओं को कम सैलरी मिलती है। तो सरकार ने जो गवर्नमेंट की जॉब्स होती हैं उसमें ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता कि पुरुषों को ज़्यादा सैलरी मिल रही है, महिलाओं को कम मिल रही है। सबको एक समान सैलरी मिलती है, चाहे कोई काम ज़्यादा करे, चाहे कोई काम कम करे। जो टारगेट ग्रोथ रेट था वो 8.1 था, लेकिन जो एक्चुअल ग्रोथ रेट अचीव किया वो 7.6% रहा। उसके बाद बात आती है 11वें पंचवर्षीय योजना की, जो कि 2007 से लेकर 2012 के बीच में चलती है। 11th प्लान वाज सिग्निफिकेंट इन इट्स एम टू इंक्रीज एनरोलमेंट। इसके वजह से क्या हुआ, 11th प्लान में जो एनरोलमेंट था, यानी कि लड़कियों का, लड़कों का, जो बच्चों का स्कूल में एडमिशन था, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी जो एडमिशन था वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। एंड फोकस्ड ऑन डिस्टेंट एजुकेशन एज वेल एज IT इंस्टीट्यूट। जैसे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट आ गया था 2009 में, जो कि 2010 में इफेक्ट में आया। एजुकेशन फ्री कर दी गई 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए। तो ऐसे कई सारे कदम उठाए गए जिससे कि बच्चे पढ़ सकें और स्कूलों में उनका जो दाखिला है वो हो सके। इसकी जो मेन थीम थी वो क्या थी, वो ये थी कि रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी समावेशी विकास होना चाहिए। सबको इंक्लूड करके हम विकास करें, और वो कैसा होना चाहिए, वो रैपिड होना चाहिए, बहुत तेज़ी से होना चाहिए, और मोर यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इट इज़ एम्ड एट इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी कि पर्यावरण के हिसाब से भी सस्टेनेबिलिटी आनी चाहिए। एंड रिडक्शन इन जेंडर इनइक्वालिटी, और जो जेंडर के अंदर यानी कि मेल और फीमेल के बीच में जो इनइक्वालिटी है, यानी कि कभी हम जेंडर को फेवर कर देते हैं फीमेल के मुकाबले, या किसी चीज़ में हम फीमेल को फॉलो कर देते हैं या उनको प्रेज करते हैं मेल जेंडर के सामने, तो वो जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। सी रंगाराजन जो थे उन्होंने 11th फाइव प्लान डिज़ाइन किया था। ये पहले RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। फोकस क्या था, फोकस ये था कि हमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर चाहिए 2009 तक, यानी साफ़ पीने का पानी मिलना चाहिए 2009 तक। देखिए जो इस टाइम सरकार स्कीम चला रही है, नल से जल स्कीम या हर घर पानी योजना, तो ये जो स्कीम्स हैं ये पहले भी चलाई जा चुकी हैं। वो लग पाता है कि पहले ये कभी इतनी तेज़ी से इन पर काम नहीं हुआ कि कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स आ सकें। टारगेट रेट 9% रखा गया था, लेकिन जो हमने प्राप्त किया वो 8% था। और नेक्स्ट जो प्लान आता है वो आता है 12वां 5 प्लान, जिसके बाद प्लानिंग कमीशन जैसी बॉडी को ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह एक नई बॉडी बनाई गई जिसका नाम रखा गया नीति आयोग। आखिरी जो 5 प्लान था उसमें क्या टारगेट था, वो था फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एज इट्स थीम। तो 12वें 5 प्लान की जो थीम थी वो ये थी कि फास्टर यानी कि तेज़ी से होना चाहिए, मोर इंक्लूसिव ज़्यादा से ज़्यादा समावेशी विकास हो, और सस्टेनेबल ग्रोथ हो, यानी कि सतत विकास हो, कि हमारी जनरेशन के लिए तो हो ही, साथ में जो अगली आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी वो विकास होना चाहिए। द प्लान एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन ऑल विलेज। तो ये भी कहा गया कि सभी गाँवों में जो मोदी सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आके किया है, वो इन प्लान्स के अंदर कहा गया था, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। It also aimed at removing the gender and social gap in admissions at school and improved access to higher education. Further, it aspired to enhance the green cover, जो हरियाली है उसकी बात की गई कि 1 मिलियन हेक्टेयर यानी कि 10 लाख हेक्टेयर ज़मीन पे हर साल हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कवर पे काम करेंगे, यानी कि पेड़ वगैरह लगाएंगे, और इसके वजह से कई सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी, यानी लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी इन द नॉन फार्मिंग सेक्टर। टारगेट ग्रोथ रेट 9% रखा गया था, लेकिन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने बाद में इसको 8% कर दिया गया 12वें प्लान के अकॉर्डिंग। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है गाइस। इसमें जितने भी 5 प्लान्स थे हमने बहुत ही डिटेल में समझे हैं। सभी 5 प्लान्स में क्या टारगेट रहा, क्या हमने अचीव किया, कौन सा 5 प्लान कब आया, उस टाइम पे कौन प्रधानमंत्री हुआ करते थे, स्पेशल घटनाएं कौन सी हुई, किसी भी तरह करके सवाल आ सकता है। कोई भी डाउट आता है आपका, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई भी आपका सजेशन है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।